हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आपको बताने वाला है नेचुरल फार्मिंग के बारे में। तो आप सभी का स्वागत है अविनाश एग्री लेक्चरर में। तो आज हम जानेंगे नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती, जिसे हम जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल फार्मिंग होता क्या है। वैसे खेती जिसमें प्राकृतिक द्वारा प्राप्त सभी चीज़ों का प्रयोग करके खेती की जाती है, उसे नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक फार्मिंग कहते हैं। जिसे फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, इसे रसायन मुक्त कृषि यानी केमिकल फ्री फार्मिंग और पशुधन आधारित यानी लाइव स्टॉक बेसिस के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि रासायनिक मुक्त कृषि मतलब जिसमें केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि जिस या ऑर्गेनिक खेती में भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो है पशुधन के आधारित है। यानी कि ऐसे पशु के जो डंक काउ डंक होते हैं, यानी कि गोबर और मूत्र, यूरिन, इसके द्वारा जो खाद तैयार करके खेती में प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रयोग किए जाने वाली खेती की तरीकों को नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि पारिस्थितिकी के मानकों पर आधारित। यह एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोगिता की अनुमति मिलती है। यानी कि वो ये है जिस मतलब कृषि करने की वह प्रणाली है जिसमें फसल, पेड़ पौधे और पशुधन के जितने भी अवशेष बचते हैं, उसका प्रयोग करके खेती करने की जो तरीका है, उसे नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। क्योंकि ये एग्जाम में और भी जहाँ पे अगर लिखित परीक्षा होती है, वहाँ पे ये परिभाषा आपको काम देगा, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली एक लाइन के परिभाषा से काम नहीं देगा। तो आप वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं परिभाषा को लिखने में। इसके बाद हम देखते हैं, यह मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या न्यून करने जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करते हुए किसानों की आय को बढ़ाने में सहायता होता है। यानी कि जब हम रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ही किसान का आय जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि उनकी लागत में कमी आएगी। और जहाँ लागत में कमी आएगी, वहाँ उपज में अगर वृद्धि हो रही है, तो किसान को ऑटोमेटिक ही आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता बनी रहती है, जिससे वहाँ के फसल के उपजाऊ अच्छे होते हैं। इसके अलावा कृषि के इस दृष्टिकोण को एक जापानी किसान दार्शनिक मासानोब फुफुकुआ ने 1975 में अपनी पुस्तक द वन स्टॉप रेवोल्यूशन में पेश किया था। यानी कि नेचुरल फार्मिंग के फादर की बात करें तो वो एक जापान के किसान थे, जिनका नाम मासानोब फुफुका था, जो कि 1975 में अपने बुक छापी थी द वन स्टॉप रेवोल्यूशन। उसमें इन्होंने इसके नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया था। और भारत में अगर नेचुरल फार्मिंग के पिता का बात करें तो तो कृषि के इस दृष्टिकोण को एक जापानी किसान यानी कि दार्शनिक और फादर के नाम से इनको जानते हैं, मासानो फुकुका को, जो 1975 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इसको बताया था। और हम नेचुरल फार्मिंग जो होता है, मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे पेड़ पौधे जिसके पशु नहीं खाते हैं, उनका रसायन बना के फसलों में उपयोग करेंगे, वो नेचुरल फार्मिंग आ जाएगा। कंपोनेंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग मतलब कंपोनेंट यानी कि कौन कौन से नेचुरल फार्मिंग में प्रयोग किए जाते हैं जो प्लांट का प्रोटेक्शन कर सकता है। तो बीजामृत, वापस, जीवामृत, मल्चिंग, ये सब नेचुरल फार्मिंग के एक कंपोनेंट हैं। इसके बाद नेचुरल फार्मिंग के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये लागत में कमी लाती है। तो ऑटोमेटिक है कि जब हम
रसायन का प्रयोग कम करेंगे तो लागत में कमी आएगी। कम जोखिम होता है, यानी कि पर्यावरण को दूषित नहीं करता है, ह्यूमन को दूषित नहीं करता है, स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समान उपज, यानी कि नेचुरल फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग जो अभी वर्तमान में हो रही है, उसमें उपज में कोई समानता नहीं रहती है, दोनों की बराबर ही थे। इसमें इंटरक्रॉपिंग से अर्जित आय द्वारा, यानी कि फार्मिंग के साथ साथ अन्य किसी भी कार्य को कर सकते हैं, जैसे पशुधन हो गया, तो इसे आसानी से किया जाता है। किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि करके खेती की व्यवहार्यता और अनुकूलित किया जाता है, यानी कि किसानों को आय को आसानी से हम बढ़ा सकते हैं नेचुरल फार्मिंग से। किसानों को खेत, प्राकृतिक और घरेलू संसाधन का उपयोग कर आवश्यक जैविक आदानों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहन करना तथा उत्पादन लागत में भारी कटौती करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्पादन की न्यूनतम लागत। तो इसे हम रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण विकास की गुंजाइश के साथ एक लागत प्रभावी कृषि पद्धति मान सकते हैं, क्योंकि यह उत्पादन की न्यूनतम लागत को लेता है। बेहतर स्वास्थ्य की सुनिश्चित करना, क्योंकि जब हम रसायन का प्रयोग कम करेंगे तो ऑटोमेटिक ही स्वास्थ्य स्वच्छ ही होगा। तो प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे स्वास्थ्य जोखिम और खतरे समाप्त हो जाते हैं। साथ ही भोजन में उच्च पोषक तत्व होने से यह बेहतर स्वास्थ्य में लाभ प्रदान करता है। इसके बाद है रोजगार सृजन, यानी कि हमें नेचुरल फार्मिंग से रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए। तो प्राकृतिक खेती नए उद्यमों, मूल्यवर्धन, स्थानीय क्षेत्रों में विपणन, यानी कि मार्केटिंग आदि में रोजगार के सृजन में सहायक है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त अधिशेष का निवेश गांव में ही किया जा सकता है, क्योंकि गांव में पशुधन के अलावा और भी अन्य चीज़ें आसानी से की जाती है, जो कि कृषि में आसानी से लाभदायक होते हैं। तो इसे हम रोजगार सृजन की क्षमता है, जिससे ग्रामीण युवाओं को पलायन रोकेगा। मतलब यानी कि गांव के जितने भी युवा हैं वो भी शहर की ओर जा रहे हैं ताकि उन्हें कोई रोजगार मिल सके। तो हम अगर नेचुरल फार्मिंग अपनाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा। इसके बाद जल की कम खपत। तो सबसे बड़ी समस्या भी वर्तमान में जल को लेकर भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं नेचुरल फार्मिंग अपनाने से ये समस्या को दूर करना आसान हो सकता है। जैसे कि विभिन्न फसलों के साथ प्रतिक्रिया करके यह एक दूसरे की मदद करते हैं और वाष्पीकरण के माध्यम से अनावश्यक जल के नुकसान को रोकने के लिए मिट्टी को कवर करते हैं। प्राकृतिक खेती प्रति बूंद फसल की मात्रा को अनुकूलित करती है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करना, क्योंकि अब रसायन की खेती करने के बाद, क्योंकि 10 साल 12 साल के बाद ज़मीन बंजर होने लगती है और उपज में कमी आ जाती है। तो इसे हम सुधार करने के लिए हम नेचुरल फार्मिंग अपनाते हैं। तो देखते हैं, प्राकृतिक खेती का सबसे तात्कालिक प्रभाव मिट्टी के जीव विज्ञान, रोगाणुओं और अन्य जीवित जीवों जैसे केंचुए पर पड़ता है। मृदा स्वास्थ्य पूरी तरह से उसमें रहने वाले जीवों पर निर्भर करता है। इसके अलावा पशुधन स्थिरता, कृषि प्रणाली में पशुधन एकीकरण प्राकृतिक खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्चक्रण में मदद करता है। जीवामृत और बीजामृत जैसे इको फ्रेंडली बायो इनपुट गाय के गोबर और मूत्र तथा अन्य प्राकृतिक उत्पादों से तैयार किए जाते हैं, क्योंकि जितने भी बीजामृत, इको फ्रेंडली बायोफिट इनपुट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाय के गोबर यानी कि काउ डंक और यूरिन में रहता है, जिससे हम आसानी से बहुत सारे खाद और उर्वरक का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब हमें ऑर्गेनिक खेती और नेचुरल फार्मिंग, इन दोनों पे अंतर क्या है और क्यों करना चाहिए, इस पे सबसे बड़ी मुद्दा खड़ा था, क्योंकि दोनों में हम रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, जैविक में भी नहीं करते और प्राकृतिक में नहीं करते हैं, लेकिन दोनों का कुछ ना कहीं अंतर रहता है। तो अंतर यहाँ पे जानेंगे। तो जैविक खेती में जैविक उर्वरक और खाद जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है और बाहरी उर्वरक का खेतों में प्रयोग किया जाता है। जबकि नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती में मिट्टी में न तो रसायन और न ही जैविक खाद डाली जाती है। वास्तव में बाहरी उर्वरक का प्रयोग न तो मिट्टी में और न ही पौधे में किया जाता है। जैविक खेती के लिए अभी भी
बुनियादी कृषि पद्धति जैसे जुताई, गुड़ाई, खाद का मिश्रण, निराई आदि का आवश्यकता होता है। और नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती में मिट्टी की सतह पर रोगाणुओं और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी में पोषक तत्व की वृद्धि होती है। और तीसरा पॉइंट है जैविक खेती की। व्यापक स्तर पर खाद की आवश्यकता के कारण जैविक खेती अभी भी महंगी है और इस पर आसपास के वातावरण पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, जबकि प्राकृतिक कृषि एवं अन्य कम लागत वाली कृषि पद्धति जो स्थानीय जैविक कृषि के साथ पूरी तरह से अनुकूलित किया जाता है। और इसी यहीं पे प्राकृतिक खेती में न तो जुताई होती है, न ही मिट्टी को पलटा जाता है और न ही उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तथा किसी भी पद्धति का ठीक उसी तरह से नहीं अपनाया जाता जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे बीजामृत के बारे में जानेंगे कि बीजामृत बनाने में क्या क्या लगता है, क्योंकि ये नेचुरल फार्मिंग के सबसे बड़े उदाहरण है। तो बीजामृत में काऊ डंक लगते हैं, काऊ यूरिन लगती है, वाटर लगती है, लाइम वाटर लगती है और सॉइल लगती है। और सॉइल जो हम जैसे कहते हैं बड़े वृक्ष जैसे कि बरगद के पेड़ हो गए, इनके जड़ों की जो मिट्टी रहती है उसका प्रयोग किया जाता है। और लाइम वाटर यानी चूने का पानी, इसका प्रयोग करके हम बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, इस तरह का निर्माण करके हम नेचुरल फार्मिंग में प्रयोग किया कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।